चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों को पढ़ना है मानव हृदय। इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय क्या होता है आज बहुत ही मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव हृदय वक्ष गुहा के अवकाश में दाईं फुफ्फुस शिरा अधर तल की दोनों ओर फेफड़ों यानी कि लंग्स के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित रहता है। जैसे माना कि ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। अब ह्यूमन का जो ये वाला जो भाग होता है, इसको इस भाग को हम बोलते हैं, इस भाग को वक्ष। यानी कि जो हृदय पाया जाता है वो कुछ बाईं तरफ ऐसे पाया जाता है, यानी कि बीच में सेंटर में नहीं पाया जाता है दाहिने तरफ। ये दाहिने तरफ कम और बाएं तरफ ज़्यादा पाया जाता है। और ये पीछे की तरफ पाया जाता है, यानी कि पीठ की तरफ पाया जाता है। और आगे की तरफ हम लोगों का फेफड़ा होता है। तो यह वक्ष भाग पर उपस्थित होता है। देखिए, ये है मानव का हृदय। आप देख पा रहे हैं कि ये मानव का हृदय है। मैं आज इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। एक बार ही वीडियो देखने पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ धैर्य रखिएगा। वीडियो को क्लिप या तेज़ी से भगा कर न देखिएगा, धीरे धीरे इसको देखिएगा ताकि वीडियो आसानी से चलते रहे और आप लोग आसानी से समझते रहें। तो एकदम धैर्य रखिएगा। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह सिलोमिक एपिथेलियम यानी कि सिलोमिक एपिथेलियम में बंद रहता है। इसी भीतरी झिल्ली जो हृदय से चिपकी रहती हैं एपिकार्डियम कहलाती हैं। मतलब कि यह एक सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक का मतलब गुहा यानी कि खाली स्थान, और एपिथेलियम का मतलब कि एक पतली झिल्ली एपिथेलियम होती है, उसको हम कहते हैं जो सबसे बाहर की तरफ होती हैं। तो पूरा जो है हम लोग का जो हार्ट होता है वो एक सिलोमिक एपिथेलियम में बंद रहता है। इसकी जो भीतरी जो झिल्ली होती हैं उसको हम लोग वो हृदय से चिपकी रखती हैं, यानी कि चिपकी रहती हैं, आसानी से चिपकी रहती हैं, जिसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। यानी कि चारों तरफ से पाए जाने वाली झिल्ली को हम एपिकार्डियम कहते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि भीतरी झिल्ली को एपिकार्डियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसकी बाहरी झिल्ली को हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जो इसकी सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको हम हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, जो सबसे बाहर होती हैं। आंतरिक आंतरिक जो झिल्ली होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं, और जो बाहरी होती है उसको हम पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। ये चारों तरफ से इसको घेरे रखती हैं, घेरने का कार्य करती हैं, यानी कि बाह्य घातकों से भी इसे बचाती हैं और घर्षण से भी बचाती हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच की संकरी गुहा को हृदयावरणी गुहा कहते हैं। यानी कि जो पेरिकार्डियम यानी कि जो बाहर झिल्ली होती है उसके और आंतरिक जो झिल्ली होती है एपिकार्डियम, उसके बीच में एक संकरी गुहा यानी कि खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसे हम हृदयावरण गुहा कहते हैं। जो हम लोगों का हृदय गुहा होता है अंदर से जो पाई जाती है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, जो बाहर से जो झिल्ली पाई जाती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और दोनों के बीच में झिल्ली पाया जाता है जिसे हम हृदय आवरणी गुहा कहते हैं। इस गुहा में हृदय आवरणी द्रव यानी कि पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। यह द्रव हृदय को नम बनाए रखता है तथा बाहरी घातकों से इसकी रक्षा करता है। इसे स्पंदन में होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो हृदयावरी जो गुहा होता है, जो दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, उसमें जो है हृदय आवरणी द्रव्य भरा रहता है। यानी कि गुहा में एक प्रकार का द्रव्य भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, और ये फ्लूइड जो है हृदय को नम बनाए रखता है तथा बाहरी घातकों से रक्षा भी करता है। और हाँ, स्कंदन में होने वाले जो घर्षण होते हैं यानी कि जो स्पंदन करती है
क्रमकुंचन और प्रकुंचन जो करते डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होती हैं, उसमें जो है उसके दुष्प्रभाव से बचाता है, यानी कि घर्षण से बचाने का कार्य करता है। तथा स्पंदन में इसे सिकुड़ने तथा फैलने में सहयोग करता है। हृदय की दीवारें अनैच्छिक हृदय पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां स्वतः ही सिकुड़ती और फैलती हैं तथा कभी भी नहीं थकती हैं। हृदय की दीवार के बाहरी स्तर को एपिकार्डियम तथा भीतरी स्तर को एंडो एंडोकार्डियम कहते हैं। कह रहा है कि जो हृदय आवरणी जो गुहा होता है, उसमें उस गुहा में जो है हृदय आवरणी द्रव भरा होता है, और ये बाह्य घातकों से भी रक्षा करता है, घर्षण को भी बचाता है, तथा स्कंदन में इसे सिकुड़ने तथा फैलने में, यानी कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जब होता है, जब हार्ट काम करता है उस पीरियड में ये जो है सिकुड़ने तथा फैलने में सहयोगी करता है। और हृदय की दीवार जो होती है, मतलब ये चारों तरफ से जो इसकी वाल होती हैं, जो दीवार होती हैं, वो अनैच्छिक हृदय पेशियों से बनी होती हैं, यानी कि कार्डिक मसल से बनी होती हैं। और ये जो पेशियाँ जो होती हैं, जो बाहर से जो लगी होती हैं, यह स्वतः ही सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह अनैच्छिक जो है हृदय पेशियों से बनी होती हैं, यानी कि इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं, ये अपने इच्छानुसार कार्य करते हैं, ये हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। अगर यदि हमारे इच्छानुसार कार्य करती तो हम लोग हृदय रोक भी लेते, धड़कता भी नहीं, और आसानी से हम लोग हार्ट बीट को धीरा और धीरे कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, तो इससे हानियां भी पहुंच सकती हैं। तो इसलिए ये क्या करती हैं, ये जो दीवारें जो होती हैं वो अनैच्छिक हृदय पेशियों से बनी होती हैं, और ये पेशियां स्वतः ही सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। देखिए, तथा कभी भी न थकने वाली, यानी कि ये पूरे जीवन भर चलती रहती है, कभी भी थकती नहीं है। जब भी हमारी सांस थमती है तभी ये थकती हैं, अन्यथा ये जब तक सांस रहती है तब तक ये थकती नहीं है, चलती रहती हैं। तो हृदय की जो दीवार होती है वो बाहरी जो दीवार होती है वो एपिकार्डियम, जो अस्तर जो लगे होते हैं उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, और जो अंदर से जो लगे होते हैं उसको हम भीतरी अस्तर को एंडोकार्डियम कहते हैं। बाहरी से जो होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं, जो अंदर से अस्तर होते हैं उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। कह रहा है कि जो बाहर, यानी कि जो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम जो अस्तर होते हैं, इन दोनों अस्तरों के मध्य, यानी कि बीच में अनैच्छिक, यानी कि इनवॉलंटरी तथा कभी न थकने वाले अस्तर को मायोकार्डियम कहते हैं। यानी कि जो अस्तर बीच में एक अस्तर पाया जाता है जो कि अनैच्छिक से बना होता है, वो अनैच्छिक होता है, और वो बिना थकने वाले जो अस्तर होती हैं जो लगातार चलती रहती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम कहते हैं। देखिए, मायोकार्डियम होती हैं जो हृदय पेशियों की बनी होती हैं, यानी कि हृदय पेशी को ही बनाती है, इसलिए न थकने वाली पेशी होती हैं। इसलिए जो मायोकार्डियम जो होती हैं, जो अस्तर होती हैं जो बीच में पाई जाती है, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के जो बीच में पाई जाती हैं, जो मायोकार्डियम, वो जो है हृदय पेशियों की बनी होती हैं। हृदय पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है। यह रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। हृदय एक पेशीय अंग है जिसका आकार मानव के मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। हृदय की उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है। तो हृदय एक पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है, क्योंकि ये लगातार बिना थके जो है ब्लड को पंप करता रहता है, पूरे शरीर में पंप करता रहता है। यह रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। हृदय एक पेशीय अंग है, यानी कि यह एक पेशी का बना होता है, जिसका आकार जो होता है वो मानव के मुट्ठी आकार का होता है। उसके बाद यह
इसकी जो हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मध्य जन स्तर से होती है, यानी कि भ्रूण में 3 स्तर पाए जाते हैं, जहाँ भ्रूण पलता है 3 स्तर पाए जाते हैं। और 3 स्तर में जो बीच वाले जो स्तर होती है, यानी कि जो मीजो डर्म होती है, उसी से इसका निर्माण होता है। यानी कि भ्रूण के जो जनन स्तर, जो दूसरा जनन स्तर होता है, जो मध्य जनन स्तर होता है, उसी से हृदय का निर्माण होता है। तो ये रहा इसकी बाह्य आकार की, आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और सारी चीज़ों को हम आंतरिक में पढ़ाएंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है इसकी आंतरिक संरचना, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा आंतरिक संरचना और उसका कार्य बताऊंगा, और क्या चीज़ की बनी होती है, क्या कार्य होती हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय की आंतरिक संरचना। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे बाह्य संरचना, बट अब पढ़ना है आंतरिक संरचना, यानी कि हृदय अंदर से कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, एक एक करके मैं बताऊंगा। चलिए इसको फिगर के माध्यम से पहले दिखाता हूँ कि आंतरिक संरचना कैसे होती है। तो ये है मानव के जो हृदय होता है उसकी आंतरिक संरचना है, सेक्शन किया गया है, यानी कि इसको काटा गया है इस तरह से काट करके, और आपको जो है आप लोगों को सारे ऑर्गन्स एक एक करके दिखाया गया है यहाँ पे, और इधर भी दिखाया गया है, और ऊपर की तरफ भी दिखाया गया है, और नीचे की तरफ भी दिखाया गया है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, सिर्फ धैर्य रखिएगा, एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अपने स्टडी की तरफ चलते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं। जो उ- दो ऊपरी कक्ष जो पतली भित्ति के होते हैं, आलिंद इंग्लिश में कहते हैं इसको। यहाँ ध्यान देना है कि ऑरिकल, तथा दो नीले कक्ष इसको इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल कहलाते हैं। हृदय में 2 आलिंद होते हैं जो एक खांच द्वारा दाहिने आलिंद राइट आर्टिकल तथा बाएं आलिंद लेफ्ट आर्टिकल में विभाजित होते हैं। सबसे पहले तो हृदय 2 भागों में बटा होता है, और ये दोनों में एक एक अलग अलग भाग बटे होते हैं, जिसको हम कहते हैं 4 चैम्बर। यानी कि हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है। जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, तो देखेंगे कि बायां आलिंद, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये बाएं साइड में है तो इसको बायां आलिंद बोलेंगे। ये है बायां नीलय, तो यहाँ पर बायां नीलय भी दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बायां नीले है और ये बायां आलिंद है। तो 2 भाग ये हो गया, और इधर से देखिए, इधर है बायां नीले तो इधर है दायां नीले। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको दायां नीले, और इधर है बायां आलिंद, तो इधर है दायां आलिंद। देखिए यहाँ पे दायां आलिंद दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 भाग होते हैं। बायां आलिंद, दायां बायां नीले, दायां आलिंद, और दायां नीले, यानी कि बाएं आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, बायां नीले, यानी कि दोनों के 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये चारों अलग अलग चैम्बर होते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है। तो मानव मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में 4 भागों में बटा होता है। अभी अभी बताए हैं, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। इसमें दाहिना आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। प्रत्येक आलिंद पीछे की ओर एक मोटा उभार बनाता है, जिसे आलिंद परिशेषिका यानी कि ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपनी ओर के नीले यानी कि वेंट्रिकल के कुछ मध्य को ढके रहता है। संपूर्ण आलिंद भाग चौड़ा किंतु छोटा और गहरे रंग का होता है। तो जो दाहिना आलिंद होता है वो बाएं आलिंद से बड़ा होता है, और प्रत्येक आलिंद जो होता है वो अपने पीछे की तरफ एक परिशेषिका का निर्माण करता है। यहाँ ध्यान देखिए, एक परिशेषिका का निर्माण करता है, पीछे की तरफ एक परिशेषिका का निर्माण करता है जो नीले को ढके रखता है। इधर से भी ढके रखता है ये नीले को, और इधर से भी ये नीले को ढका रखता है। तो यह परिशेषिका है, जो लंबी लंबी दिखाई दे रही है परिशेषिका है, जो क्या करती है नीले को ढके रखती हैं। क्यों? क्योंकि नीले से जो धमनी होता है, जो आलिंद होता है वो बड़ा होता है,
और इसके अपेक्षा बाएं का अपेक्षा दाएं वाला जो है बड़ा होता है। देखिए, नीले भाग बड़ा मांसल तथा हल्के रंग का होता है। हृदय में दो निलय होते हैं। तो हम सभी को पता है कि दो निलय होते हैं, दाएं निलय और बाएं निलय। जो तिरछी अंतरा निलय पट्टी यानी कि इंटरवेंट्रिकल सेप्टम द्वारा दाहिने नीले यानी कि राइट वेंट्रिकल तथा बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल में विभाजित होती हैं। तो नीले भी बड़ा होता है, नीले भाग भी बड़ा होता है जो मांसल और हल्के रंग का होता है, और ये दो भागों में बटा होता है। दायां नीले और बायां नीले दोनों भागों में ये बटा होता है। और ये जो है तिरछी, देखिए यहाँ पे तिरछी जो है पट्टियों द्वारा दो भागों में बटे होते हैं, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में बटे होते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में बटे होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर दिखाई दे रहे, देखिए यहाँ पर। और इसको हम पट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पट है, तो इसी पट्टी द्वारा जो है ये बटा होता है, सेप्टा द्वारा बटा होता है, दो भागों में विभाजित होता है ये। देखिए यहाँ पे देखेंगे, आलिंदों एवं निलयों को एक पतली हल्की दरार अलग करती है, जिसे कोरोनरी सल्कस यानी कि देखिए कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ये बाह्य संरचना में हम लोग देख पा रहे हैं कि बाह्य संरचना में ये जो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भाग बटा होता है, ये हल्की भाग बटी होती हैं, जो आलिंद को और नीले को अलग करती हैं। तो इसी में हम देख पा रहे हैं कि इस भाग को ही हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस। इसी को हम सल्कस बोलते हैं, या हाँ सल्कस ही बोलेंगे इसको। और ये जो है आलिंद और नीले को क्या करती हैं कि भागों में बांटती हैं। इस आंतरिक भाग में भी हम दो देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जो दरारें दिखाई आपको दे रही हैं, जितनी दरारें दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी जो है क्या कहलाती हैं, कोनरी सल्कस कहलाती हैं, जो अलिंद को और नीले को अलग करने का कार्य करती हैं। तो यह एक प्रकार की खांच है। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आलिंद में आता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन जनित अशुद्ध रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना केवा तथा निम्न महाशिरा इंफीरियर वेना केवा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त आते हैं वो आलिंद में आते हैं, आलिंद में लाए जाते हैं, यानी कि आलिंद में अशुद्ध रक्त होता है। और ये फेफड़े से ऑक्सीजन जनित शुद्ध रक्त, और ये जो है सीधे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये फुफ्फुस शिरा द्वारा जो है दाएं और बाएं फुफ्फुस शिरा द्वारा, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको फुफ्फुस शिरा, यानी कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है बाएं आलिंद में आ जाता है, यानी कि बाएं आलिंद में आता है। यहाँ पर बाएं आलिंद में, शरीर से बाएं आलिंद में आ जाता है। और जो शरीर होते हैं उसके सभी भागों से ऑक्सीजन जनित अशुद्ध रक्त ऊर्ध्व महाशिरा, यानी कि ऊर्ध्व महाशिरा का मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो संपूर्ण शरीर से जो अशुद्ध रक्त आते हैं वो जो है ऊर्ध्व महाशिरा यानी कि उच्च महाशिरा और जो है निम्न महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में जाता है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चिन्ह लगाया गया है कि इधर से आता है और इधर से जाता है, यानी कि दाएं आलिंद में, ये दाएं आलिंद में पहुंच जाता है अशुद्ध रक्त, और यहाँ से जो है सीधे इसको फिर से फेफड़ा के पास पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ा के अंदर वो ऑक्सीजन जनित होकर के फिर जो है महाधमनी चाप द्वारा फिर से आ जाता है नीला में, और नीला से जो है पूरे शरीर में पंप किए जाते हैं। हृदय के चारों कक्ष अंदर के कपाटों यानी कि वाल्व एवं पटों सेप्टा द्वारा अलग रहते हैं। दाएं एवं बाएं अलिंद के मध्य अंतर अलिंद पर होता है। दोनों निलय के मध्य अंतर निलय पट होता है। दाएं नीले एवं बाएं नीले के मध्य द्विवलनी या मिटुल कपाट पाया जाता है। देखिए पाया जाता है। तो एकदम हम लोग आसान भाषा में इसको समझेंगे
कि जो दायां अलिंद या बायां अलिंद होता है, दोनों के बीच में जो है पट पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, और ये सेप्टा द्वारा चारों तरफ से इसको घेरे रखता है, अलग अलग कपाट बनाता है। इसमें वाल्व भी बनाता है। देखिए यहाँ पर वाल्व भी धमनी कपाट का धमनी कपाट होता है। और यहाँ पर आलिंद का जो है, यहाँ पर दायां आलिंद नीले आलिंद यानी कि दो भागों में जहाँ पड़ता है वहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए दायां आलिंद और नीले नीले कपाट, यहाँ जहाँ पे दायां दायां नीले और दायां आलिंद बटा होता है, वो भी ये कपाट द्वारा वहाँ पे कपाट लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है जो ब्लड को आने जाने में सहायता करता है, रुकने में सहायता करता है और जाने में भी सहायता करता है। तो जहाँ पे दायां दायां अलिंद और नीले कपाट जहाँ पाया जाता है, तो इस भाग को हम बोल सकते हैं मिटुल कपाट, द्विवलनी कपाट बोल सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पर भी पाया जाता है, देखिए दायां अलिंद नीले कपाट, यानी कि दोनों जहाँ पे पाया जाता है, इस कपाट को हम बोलेंगे मिटुल, या फिर हम इसको द्विवलनी कपाट कह सकते हैं। अलिंद एवं देखिए अलिंद एवं बाएं नीले के मध्य उपस्थित कपाट पाए जाते हैं। देखिए उपस्थित कपाट पाए जाते हैं जिसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। तो अगर इसको इंडिविजुअली तरीका से देखा जाए, अगर अलग तरीके से देखा जाए, तो बाएं अलिंद नीले कपाट को हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, त्रिवलन कपाट कह सकते हैं। यहाँ पे त्रिवलन कपाट कहा जा सकता है। देखिए फुफ्फुसीय तथा महाधमनी कांडो यानी कि पल्मोनरी एंड अर्टोरा ट्रंक के अंदर तीन तीन अर्धचक्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। महाशिराओं एवं फुफ्फुसीय शिराओं के हृदय में खुलने वाले छिद्रों पर पेशीय वलय पाए जाते हैं। ये वलय संकुचित होकर वापस शिराओं में जाने वाले रुधिर को रोकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो महाधमनी जो होता है, महाधमनी, ये देखिए महाधमनी है और ये फुफ्फुसीय शिरा है। इसके अंदर जो है बीच में तीन अर्ध चंद्रकार जो है कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये कपाट पाए जाते हैं, और ये कपाट देखिए यहाँ पर धमनी है, यहाँ पर तीन अर्धचंद्रकार कपाट जो पाए जाते हैं जो ब्लड को जाने से रोकते हैं, यानी कि आने जाने से रोकते हैं। आ जाते हैं लेकिन जाने से ये रोकने का कार्य करते हैं। नीलियों की भित्तियाँ अधिक मोटी होती हैं तथा इनकी पेशियाँ नीले में अंदर की ओर उभर कर पैपिलरी पेशियाँ बनाती हैं। दाएं नीले की भित्ति की तुलना में लगभग 3 गुना मोटी होती हैं। यानी कि जो अंदर की ओर उभरकर कैपिलरी बनाती हैं दाएं नीले की भित्ति में, देखिए बाएं नीले जो होता है उसकी भित्ति से जो है जो दाहिने नीले होता है उसकी भित्ति क्या होती है, 3 गुनी मोटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बाएं नीले की जो भित्तियाँ हैं जो चारों तरफ से घेरे रखती हैं, ये भित्तियाँ जो पाई जाती हैं वो दाहिने नीले की भित्ति के लगभग 3 गुने मोटी होती है। तो ये वाले भाग जो है 3 गुने मोटी होती हैं। जो नीला जो होती है वो 3 गुने मोटी होती हैं। इसकी भित्तियाँ चारों तरफ से जो दीवार लगी होती हैं ये 3 गुनी मोटी होती हैं। किसके अपेक्षा? तो दाएं नीले के अपेक्षा। यहाँ पर दाएं नीले के अपेक्षा जो है ये मोटी भित्तियाँ पाई जाती हैं बाएं नीले की। तो ये रहा हृदय की संरचना, आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब उच्च महाशिरा पाया जा रहा है जहाँ से ब्लड आती है। उच्च महाधमनी है जहाँ से यहाँ से ब्लड आती है और यहाँ से ब्लड अंदर की तरफ जाती है। ये फुफ्फुसीय धमनी, इसको फुफ्फुसीय हम धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी का मतलब कि जहाँ से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े से जो ब्लड आता है, ब्लड अंदर जाता है, वहाँ पे बाहर की तरफ निकलता है। और उसके बाद ये देखिए बाएं फुफ्फुसीय शिरा है, ये बाएं फुफ्फुसीय धमनी है। ये धमनी ब्लड को जाने का शिरा ब्लड को भेजने का कार्य करती है और शिरा लाने का कार्य करती हैं। तो इसमें ये है बायां आलिंद धमनी कपाट, ये कपाट पाया जाता है।
ये मतलब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आज का आप लोगों का टॉपिक, हृदय का आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। अभी अभी हम लोग आंतरिक संरचना पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग जो हृदय होता है उसका जो है क्रिया विधि पढ़ेंगे कि इसका क्रिया विधि क्या है, ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मानव हृदय की क्रिया विधि, यानी कि हृदय कार्य कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर पहुंचाना, यानी कि हृदय जो होता है इसमें जितने ब्लड पाए जाते हैं, शुद्ध ब्लड पाए जाते हैं, वो सारे शुद्ध ब्लड जो है इस रास्ते से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाती, धमनी के रास्ते से होते पूरे शरीर में पहुंच जाती है, क्योंकि फुफ्फुसी धमनी है ये, और यहाँ से पूरे शरीर में इसको भेजा जाता है। महाधमनी द्वारा चाप द्वारा भी भेज दिया जाता है, यहाँ से ब्लड को शुद्ध करके, और इसके रास्ते भी भेज दिया जाता है। तो हार्ट क्या करता है कि इसका प्रथम कार्य होता है कि ये पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। तो जो हम लोगों का हृदय है ये जो है पंपिंग का कार्य करता है पूरे शरीर में, हृदय को पूरे शरीर में जो है रुधिर को ये हृदय जो है भेजता है शुद्ध करके, और भेजता है शुद्ध तो फेफड़ा में होता है, और फेफड़ा से शुद्ध शुद्ध रक्त लेकर के पूरे शरीर में पंप का कार्य करता है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करता भी है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये कैसे कार्य करता है। तो ये इसके लिए जो है हृदय हर समय सिकुड़ता और शिथिल होता रहता है, सिकुड़ता भी है और शिथिल भी होता है, यानी कि सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ता है तो ब्लड जाती है, और फैलता है तो ब्लड आती है। तो इस तरह से इसकी ये क्रियाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक, यानी कि जब पंप करता है तो हम इसको कहते हैं संकुचन यानी कि सिस्टोल, तथा शिथिल होने को यानी कि जब पंप करता जब शिथिल यानी कि जब फैलता है, जब इसमें ब्लड आता है तो उसको हम अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल कहते हैं। आलिंद के शिथिल होने से रुधिर महाशिरा से आकर आलिंद में, जबकि आलिंद के शिथिल होने से रुधिर आलिंदों से नीलियों में एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चार भागों में ये बटा होता है, दयालिंद, बायालिंद, दायानीले और बायानीले में ये बटा होता है। अब जब भी हृदय जब सिकुड़ता है तो उसके सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम प्रकुंचन यानी कि इंग्लिश में सिस्टोल कहते हैं, और जब फैलता है यानी कि शिथिल होता है तो हम उसको अनुशीतलन यानी कि डायस्टोलिक कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आलिंद शिथिल होने से, आलिंद जैसे शिथिल होता है यानी कि ब्लड आता है, आलिंद में ब्लड आता है, आलिंद में देखिए यहाँ पर आलिंद में जैसे ही ब्लड आता है तो ये रुधिर महाशिरा से, यानी कि यहाँ पर महाशिरा दिखाई दे रहा है, महाशिरा से जो है आकर आलिंदों में, जबकि जैसे ही आलिंद में आता है तो शिथिल हो जाता है, और नीलय से शिथिल होने से रुधिर आलिंदों में, यानी कि रुधिर आलिंदों में बाएं आलिंद में जाता है, बाएं आलिंद में जा करके और फिर वहाँ से सीधे नीले में एकत्रित हो जाता है, और नीले में एकत्रित होकर के पूरे शरीर में इसको भेज दिया जाता है। फिर वहाँ आलिंद में जाता है, आलिंद से नीले में भेजा जाता है, और नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हृदय के इन भागों में प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन का मतलब सिस्टोलिक यानी कि सिकुड़ता है, तो रुधिर आलिंद से नीला में तथा नीलियों से महाधमनियों में ढकेल दिया जाता है। देखिए महाधमनी में ढकेल दिया जाता है। जब क्या होता है, जब सिकुड़ता है तो यानी कि जब जाता है तो उसको महाधमनियों में ढकेल दिया जाता है। आलिंदों तथा नीलियों में ये क्रियाएं क्रमशः एक एक के एक बाद होती रहती, यानी कि कंटिन्यूअस सतत होती रहती, ये क्रियाएं सतत होती रहती हैं। यानी कि
यानी कि ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का कार्य करता रहता है। एक ठो क्या होता है कि एक ठो जैसे ही दबता है तो एक फैलता है, एक फैलता है, एक दबता है तो एक फैलता है, तो इस तरह से डायस्टोलिक सिस्टोलिक का कार्य करता रहता है। और पूरे शरीर में जो है ब्लड रुधिर जो होती हैं वो आती जाती रहती हैं, यानी कि अशुद्ध रक्त लाया जाता है और शुद्ध रक्त भेजा जाता है। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजा जाता है। यानी कि महाशिरा से जो है अशुद्ध रक्त आता है और महाधमनी से जो है शुद्ध रक्त जाता है, और छोटी छोटी ये कंडराओं में बढ़ती हुई क्या करती हैं कि ब्लड पूरे शरीर में फैल जाती हैं। तो इस तरह से ये होता है इसका मैकेनिज्म, हृदय का मैकेनिज्म होता है, यानी कि क्रियाविधि होता है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।